नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदा हेल्थ शो में। मैं हूं हिना कुकरेजा और मैं लेके आई हूं आयुर्वेद की एक और कड़ी, जहां पिछले हफ्ते हमने बात की थी वात, पित्त और कोश आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांतों के बारे में और बात की थी वात की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पित्त की और जानेंगे कैसे ये मूल कारण जो बीमारियों को बढ़ावा देता है, ये कैसे आपकी बॉडी पे असर करता है, इसे रोकने के लिए आपकी आयुर्वेदिक उपचार किस तरह काम आएंगे। तो चलिए जुड़ते हैं एक्सपर्ट से, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से। स्वागत करते हैं उनका हमारे शो पे। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदा हेल्थ शो में। थैंक यू। डॉक्टर पारसनाथ शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदा हेल्थ शो में। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पित्त जो कि एक मुख्य कारण माना गया है बीमारियों को दावत देने का, उसकी क्या वजह है, ये होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। भारतीय चिकित्सा पद्धति में सबसे अहम चीज हमारा होता है त्रिदोष। 3 दोष की वजह से ही हमारे शरीर में रोग, इसके बढ़ जाने से, इसके प्रकोप से रोग की उत्पत्ति होती है और इसी से इसकी समावस्था होती है। जब साम्यावस्था हो जाती है तो हमारा ये निरोग रहते हैं हम लोग। तो ये खास चीज़ है और इसमें और भी कई वर्णन किया गया है कि पित्त जो है, पित्त प्रकोप एक्चुअली ये जो चीज़ होती है इसमें वात पित्त कफ का वर्णन जो कहा गया है, तो पित्त प्रकोप मतलब अग्नि का दीपक होता है और शरीर में जो है पित्त प्रकोप जो बढ़ता है तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे अग्नि जो है वो महसूस होती है, त्वचा में फोड़े फुंसी इस तरह की चीज़ें होती हैं और जो है पूरा शरीर में जलन होती है, शोथ होती है इस तरह से, और शरीर जो है वो दुबला होने लगता है इसमें, और पेट जो है कब्ज भी बना रहता है। इस तरह की चीज़ें जो है ये पित्त प्रकोप के कारण ये होती हैं। वैद्य जी, डॉक्टर श्रीवास्तव ने तो कुछ ऐसे लक्षण बता दिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन 3 सिद्धांतों में से हम पित्त की बात कर रहे हैं, तो पित्त के क्या मुख्य लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर पर हावी हो रहा है? तो सबसे पहले अग्नि मंद हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाता है। नंबर दूसरी बात, जब अग्नि मंद हो जाती है उससे फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, टट्टी साफ नहीं होती है। और मुख्यतः जो है अगर ज़्यादा दिन तक पित्त प्रकोपित रहा तो शरीर में कृशता आती है, लोग दुबले हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हम सब मानते हैं इस बात को, तो मैं आपसे प्रिकॉशंस जानना चाहूंगी कि इस रोग से हम प्रभावित ना हो, इसके लिए हम कैसे खुद को क्योर करें। आयुर्वेद में सबसे पहले यही वर्णित किया गया है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मात्र से रोग प्रशमनम चार, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना, ये हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले वर्णित है, और अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए वो तो दूसरा प्रयोजन है। तो इसमें हमारे यहाँ सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आदमी अपने को स्वस्थ बनाए रखे, उसके रोग ही ना हो। उसके लिए दिनचर्या, उसकी अच्छी दिनचर्या होना चाहिए, नियमित दिनचर्या होना चाहिए, उचित आहार विहार का सेवन करना चाहिए, नियम संयम बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये मैं कुछ बताना चाहूँगा कि उसके बचाव के लिए एक तो प्रातःकाल उठते ही 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालें, 5-6 तुलसी की पत्ती, 5-6 नीम की पत्ती, उसका सुबह सेवन करें। जो भी भोजन वो कर रहा है स्नान ध्यान करने के बाद वो अच्छे से चबा चबा के खाए, क्योंकि आधी बीमारी इसी कारण से होती है कि वो लोग जो है जल्दी जल्दी भागती दौड़ती जिंदगी है, तो उसमें एकदम से वो जल्दी जल्दी खाते हैं और उस पाचन ठीक से नहीं होता है, उससे इंडाइजेशन होता है, उससे पित्त प्रकोप वात प्रकोप की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या है कि अगर वो अच्छे से खाएंगे तो मुख का स्लैवा जो है वो मिक्स होके अंदर जाएगा, वो प्रॉपर डाइजेशन होगा। और खाने के बीच में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, खाने के बीच में जहाँ तक है पानी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर कोई अटक जाए तो 1-2 घूंट पीना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से अगर ये करेगा तो उससे जो है पूरा शरीर जो है वो अच्छे से खाना पचेगा और पेट बिल्कुल साफ होगा। अगर पेट में कब्ज रहता है या कुछ इस तरह की परेशानी अक्सर पित्त प्रकोप में होती है, तो बचाव के लिए पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ उपलब्ध है। पंचकर्म में विरेचन और भस्ती अगर ये करा जाए तो इससे जो है बहुत आराम मिलता है।
वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में पित्त दोष का क्या उपचार है, उस बारे में कुछ बताइए। पित्त बढ़ने पर आयुर्वेद में विरेचनम ही पित्त समनम कहा गया है, यानी कि विरेचन ही पित्त की सबसे बढ़िया औषधि है। नंबर दूसरी बात, मान लीजिए कि विरेचन के योग्य कोई व्यक्ति नहीं है या विरेचन नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो दूसरा एक सूत्र है, पित्तम पत्नी म्यू प्रीत्या शीतलैर मधुरैर जयेत। पित्त अगर बढ़ गया है और विरेचन नहीं करना चाहते हैं तो शीतल आहार और मधुर आहार देने से पित्त का शमन हो जाता है। डॉक्टर, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे और आपकी समस्याओं के समाधान जानेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी समस्याएं हम तक लिख भेजिए ताकि हम उनके समाधान जान सके आयुर्वेदिक डॉक्टर से। अपनी समस्याएं लिख के भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। इसी के साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और उस पे जाके भी अपनी समस्याओं को कोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। तो चलिए एक बार फिर जोड़ते हैं डॉक्टर्स के साथ और जानते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। वो बताएंगे आयुर्वेदिक उपचार जिनसे कि आप इन समस्याओं को दूर रख सकते हैं। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव, जो सबसे पहली समस्या आई है, उसमें दर्शक कहते होंगे उनको पेट की प्रॉब्लम है, कब्ज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसके लिए वो कोई आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। ये बहुत आम समस्या है। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो अगर आसपास कहीं पंचकर्म की व्यवस्था हो तो पंचकर्म चिकित्सा अवश्य कराएं। उसमें विरेचन मुख्य है, विरेचन और बस्ती। लेकिन कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, उसको जैसा नोट कर लीजिए। प्रातःकाल उठते ही 3-4 ग्लास पानी पीने की आदत बराबर बनाइए। 5-6 तुलसी की पत्ती, 5-6 नीम की पत्ती वो नियमित खाते रहिए। और प्रातः सबसे बड़ी चीज़ 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण, वो प्रातः नियम से आप जरूर खाइए। रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से हरीत की चूर्ण 1 चम्मच मीन्स 5 ग्राम के करीब गुनगुने गर्म पानी से सोते समय लीजिए। खाना खाने के बाद में जब बेड टाइम पे जाइए तब इसको लीजिए। और प्रातः सुबह खाने के बाद और शाम को खाने के बाद राक्षसो चूर्ण 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी मिला के इसका सेवन करिए। और जहाँ तक है फाइब्रस फूड बराबर लेते रहिए। इससे जो है संतुलित आहार लीजिए। प्रातःकाल छाछ उपलब्ध अगर है तो छाछ में जीरा, भुना हुआ जीरा और काला नमक उसमें डाल के मिला के, थोड़ा सा काला नमक मिला के उसको सेवन करिए। इससे आपकी कब्ज़ की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप कम से कम 5-6 किलोमीटर दौड़िए और थोड़ा सा योग और प्राणायाम करिए। योग में एक मंडूकासन होता है, उसको करिए, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। वैद्य जी, मैं अगली समस्या आपसे पूछना चाहूंगी जिसमें हमारे दर्शक पूछते हैं कि उनको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए वो कोई आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। आजकल जो है ये हेयर फॉल की समस्या बहुत लोगों को है, क्योंकि अनियमित दिनचर्या हो गई है। लोगों का सोने और उठने का कोई समय नहीं रह गया है, खाने पीने का भी कोई समय नहीं रह गया है, इसलिए हेयर फॉल होता है। बहुत से बच्चे पढ़ते पढ़ते ऊँघते रहते हैं, न साउंड स्लीप लेते हैं, न ठीक से जगते ही हैं, उनको भी हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल में सबसे पहला जो लक्षण है वो लोग बताते हैं कॉन्स्टिपेशन रहता है, टट्टी साफ नहीं होती है। तो सबसे पहले तो त्रिफला 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को सेवन करें और आंवले से सर को धोएं। आंवले से सर धोना चाहिए। और दूसरे आयुर्वेद में तमाम सारे तेल आते हैं, जैसे महाभृंगराज तेल है, मेडिकेटेड, सुगंध वाला कोई तेल नहीं लगाना है। मेडिकेटेड महाभृंगराज तेल है, सिकाकाई तेल है, घृतकुमारी तेल है, इस तरह के तेलों का प्रयोग करें। और कोई भी सुगंधित शैम्पू या कोई भी सुगंधित तेल न लगाएं तो हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारी जो अगली समस्या है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनको पेट में अक्सर दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए वो कोई आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा
अलग है। पेट में दर्द के कई कारण हो सकते हैं आपको, लेकिन अब आपने बताया है तो मैं इसका इलाज बताता हूँ। इसके लिए मुख्य रूप से ये ध्यान रखिए कि पानी का सेवन प्रातः उठते ही 3-4 ग्लास ज़रूर करिए। पूरे दिन जो है ये पूरे दिन में कम से कम 2-3 बार गुनगुना गर्म पानी पीजिए। अजवाइन का 2 चम्मच अजवाइन 1 लीटर पानी में उबालिए। जब उबल जाए तो उसको चाय की चुस्की की तरह कम से कम 2-3 बार इस पानी को पीजिए। और एक चूर्ण बताएंगे हम उसको, सुबह उठते ही खाना खाने के पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट के उस पर सेंधा नमक डाल के उसका सेवन करिए खाने की शुरुआत में। और एक चूर्ण बता रहे हैं उसको आप बना लीजिए। अजवाइन और जीरा इसको अलग अलग तवे पे भून लीजिए। 5 चम्मच अजवाइन, 5 चम्मच जीरा, हींग डाल दीजिए उसमें। हींग अलग घी में भून लीजिए। 1 आधा चम्मच जो है हींग भून के अलग अलग सब पीस के उसमें डाल दीजिए। और काला नमक 1 चम्मच काला नमक उसमें मिला दीजिए। ये चूर्ण आपका तैयार है। इसको खाना खाने के बाद में इसका जो है सेवन करिए खाना खाने के बाद में। इससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से हरितकी चूर्ण का सेवन अवश्य करिए। और व्यायाम करिए। जहाँ तक है हरी सब्जी और फलों का सेवन करिए। कुछ दिन 3-4 दिन तक केवल खिचड़ी जो है वो खाइए। खिचड़ी में जैसे दलिया हल्की सी भून लीजिए और उसमें सारी सब्जियां छोटी छोटी काट के वो सारी सब्जियां डाल के उसको उबाल के केवल खिचड़ी कुछ दिन जो है आप इसका सेवन करिए और इस दवा का सेवन करिए। इससे आपका कब्ज और ये सब दूर हो जाएगा। नज़दीकी कहीं पंचकर्म की चिकित्सा हो तो पंचकर्म विरेचन जरूर कराइए, जिससे उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। वैद्य जी, हमारी जो अगली समस्या है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिसके लिए वो आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। बात प्रकृति वाले व्यक्ति को कमजोरी रहती है या बात जब प्रकोपित होता है तब भी कमजोरी रहती है। तो अगर बात प्रकोपित है तो बात के लिए जो है वो थोड़ा सा पंचकर्म क्लिनिक पे किसी पे जाके अपना पंचकर्म कराएं। नंबर दूसरी बात, कमजोरी के लिए एक अश्वगंधा चूर्ण आता है। अश्वगंधा चूर्ण को 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम दूध से खाएं। और कोई विरेचक औषधि रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण जैसे है 1 चम्मच रात को सोते समय लें, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारी जो अगली समस्या आई है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनका सांवला रंग है, उसे गोरा करने के लिए वो कोई आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहती हैं। ये आजकल आम समस्या है हमारे लड़कों की और लड़कियों की भी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ होती है अपने अंदर क्वालिटीज़ को बस बढ़ाइए, सुंदरता अपने आप आ जाएगी। इसके लिए लेकिन अब आपने पूछा है गोरे होने का, तो मैं आयुर्वेद में ही है उसका नुस्खा मैं बताना चाहूँगा। प्रातःकाल उठते ही पानी का सेवन 3-4 ग्लास ज़रूर करिए। पूरे दिन कम से कम 15-16 ग्लास पानी पीजिए। वर्कआउट करिए, कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चलिए, 1 किलोमीटर कम से कम जॉगिंग करिए। और खाने में हरी सब्जियों का बिल्कुल सेवन करिए। और रात में अगर लगा के सोएंगे तो केवल शहद जो है उसको उसका पेस्ट रात में पूरा वो लगा के कम से कम 1 घंटा इसको लगा रहने दीजिए। और इसके बाद जो है इसको 1 घंटे के बाद धो दीजिए। फिर एक बता रहे हैं नुस्खा, उसको नोट करिए। नींबू काट के, थोड़ा सा तिरछा नींबू उसको काट के उसका रस निचोड़ दीजिए। उसमें हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, मलाई और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये इसको डाल के और मिक्स करके और इसको धीरे धीरे अपने फेस पे जो है वो पूरे फेस पे इसको लगाइए। और लगा के 15-20 मिनट तक इसको लगा रहने दीजिए। फिर उसके बाद इसको हल्के ठंडे पानी से इसको छुड़ा दीजिए। इससे जहाँ तक है आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन पेट साफ़ होने की समस्या अगर है तो साफ़ नहीं होता है तो उसके लिए हरित की चूर्ण रात में गुनगुने गर्म पानी से ज़रूर सेवन करिए। और कुंतल कांति एक ऑयल भी आता है, तो उसको जो है उसका थोड़ा सा लेप जो है ये सब करने के बाद फेस पे लगा के छोड़ दीजिए। इससे आपको फेस पे जो है गोरापन आ सकता है। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताने के लिए। थैंक यू। वैद्य पारसनाथ शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद।
हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई कि पित्त की क्या समस्याएं होती हैं जो आपके शरीर में बढ़ जाती हैं और इसे आप आयुर्वेदिक उपचार के थ्रू कैसे रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने आपकी समस्याओं के समाधान भी बताए। इसी तरह अगर आप हमें अपनी समस्याएं लिख के भेजते रहेंगे तो हम एक्सपर्ट से बात करके उनके समाधान आपको जरूर बताएंगे। अपनी समस्याएं लिख के भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं और अपनी समस्याएं वहां जाके भी कोट कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। हमने आयुर्वेदिक उपचार तो जान लिए, पर बीमारियां आने से रोकने के लिए आपको योगा को जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और आयुर्वेद भी इस बात को सपोर्ट करता है कि योग को हमें कभी भी अपनी जिंदगी के रूटीन से निकालना नहीं चाहिए। इसलिए हम आपको ले चल रहे हैं आपकी स्पेशल योगा क्लास में, जहां आपको सिखाएंगे कुछ जरूरी योगासन। नमस्ते। मातृत्व एक अनूठा अनुभव है। पूरी सृष्टि में या तो एक ईश्वर ही क्रिएटर है या फिर उसके बाद दूसरी क्रिएटर है माँ। माँ बनने का सुख अपने आप में एक इतना सुंदर अनुभव है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी कुछ नारी मातृशक्ति ऐसी भी है जो माँ बनना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी समस्या के कारण माँ बनने का सुख नहीं प्राप्त कर पाती। मैं इस समस्या को इनफर्टिलिटी का नाम तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में आने वाले जितने भी बाधक तत्व हैं उनसे निजात पाना योग के माध्यम से सुगम है। आप यदि निरंतर योग की साधना करते हैं तो कंसेप्शन में आने वाली समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है और मातृत्व के सुख का अनुभव बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। हम इसी विषय पर आज जानेंगे कि कौन सी वो क्रियाएं हैं जो आप निरंतर करें तो बहुत आसानी से कंसीव कर सकती हैं, माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। कंसेप्शन पाने के लिए सबसे पहली जिस क्रिया का आप अभ्यास करेंगी वो है कूल्हे की माइक्रो एक्सरसाइजेस। कैसे इनको करना है ये आप समझ लीजिए। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक एपिसोड में इसको समेटना मुमकिन नहीं है। आपको हमारा निरंतर कार्यक्रम देखना होगा। एक के बाद एक एपिसोड में हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं आपको नियमित रूप से करनी है। आप अपने पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठेंगे। बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ करके, दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जंघा पे टिका देंगी जैसे कि आपने बच्चे को गोद में ले रखा हो। लेफ्ट हैंड में आपका फुट रहेगा और राइट हैंड में आपका घुटना यानी आपकी नी रहेगी। और इस स्थिति में आपको अपने पैरों को मूवमेंट देना है ऐसे कि हाथ के प्रेशर से इसे ऊपर करना और हाथ के प्रेशर से नीचे की ओर प्रेस करना। जब आप नीचे की ओर प्रेस करेंगी तो आपका घुटना जमीन को छू जाना चाहिए। सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर दबाना। 10 बार एक पैर से इसी क्रिया को दोहराने के बाद आप पैरों की स्थिति बदल लेंगी और बाएं पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगी। सांस भरते हुए ऊपर लाना, सांस छोड़ते हुए जमीन से छू देना। सांस भरते हुए इतना ऊपर लाना कि आपके सीने तक आपका पैर आ जाए, सांस छोड़ते हुए जमीन से छू देना। 10 बार आप बाएं पैर से इस क्रिया को दोहराएंगे। पैरों को खोल देंगे और फिर इसी का दूसरा पार्ट आप करेंगी। फिर से दाएं पैर को फोल्ड करेंगी और घुटने को आपने दाएं हाथ से पकड़ा है, वहीं से आप इसे चक्राकार मूवमेंट देना आरंभ करेंगे। जब आप चक्राकार मूवमेंट देंगी तो आप खास तौर पे अपने हिप्स पर, हिप लाइन पर महसूस करेंगी एक प्रेशर को, उसको आपको अनुभव करना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट देने के बाद आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगी। पूरी क्रिया के वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे।
अगर आपको कमर को सीधा रखने में दिक्कत है तो आप पीछे टेक लगा करके इसका अभ्यास कर सकती हैं, लेकिन कमर झुका करके इसका अभ्यास नहीं करना। कमर आपकी पूरी तरह से सीधी रहनी चाहिए इस अभ्यास में। चक्राकार क्लॉकवाइज मूवमेंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दें और फिर पैरों को खोल करके हाथों को पीछे टिका करके गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कूल्हे की माइक्रो एक्सरसाइजेस के बाद 10-10 बार दोनों स्टेप्स आप दोहराएंगी दोनों पैरों से। उसके बाद आप लेंगी तितली आसन का अभ्यास। तितली आसन के लिए जिस प्रकार से हम हाथों को आपस में जोड़ते हैं उसी प्रकार से आप पैरों को आपस में जोड़ देंगी और पैरों को जोड़ करके उन्हें शरीर के नजदीक लाने का प्रयास करेंगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि इन क्रियाओं को करते समय अपने आप से हिंसा नहीं करनी, यानी कि शांति के साथ जितना आप आसानी से कर सकती हैं उतना ही अभ्यास करें। पैरों को अपने शरीर के पास ला करके, एड़ियों को शरीर के पास ला करके अपने घुटनों को अप एंड डाउन मूवमेंट देना, पूरा ऊपर लाना, नीचे ले जाना। और जब आप नीचे ले जाएं तो ये जमीन से छू जाएं, यानी ऐसे फड़फड़ाती तितली नहीं बनानी है, पूरा धीरे धीरे मूवमेंट देंगे, बट मूवमेंट कंप्लीट मूवमेंट होना चाहिए, आधा अधूरा मूवमेंट नहीं देना है। इस क्रिया को करते हुए आप ये अनुभव करेंगे कि आपके इनर थाई पे एक स्ट्रेच फील हो रहा है, उस स्ट्रेच को आपको महसूस करना है। पूरा ऊपर लाना, नीचे ले जाना। कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करने के बाद आप पैरों को खोल देंगी, हाथों को पीछे टिका देंगी, शरीर को ढीला छोड़ देंगी। मातृत्व के सुख में आने वाली बाधक तत्वों में को दूर करने के लिए सबसे पहले आप इन 2 क्रियाओं का अभ्यास करें, लेकिन इन 2 क्रियाओं के अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका आपको अभ्यास करना है।